जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जिसे हाल ही में एक नई पेंशन स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया है। हम जानने वाले हैं कि इस पेंशन स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है और ये कैसे अलग है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से। इसमें क्या क्या प्रावधान है, सभी को आज हम आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिवार को एक बैठक होती है जिसमें मोदी जी और अन्य मंत्री के साथ ये फैसला होता है कि अब देश में नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू किया जाएगा। अब ये कैसे अलग है और उसका क्यों विरोध हो रहा है वो समझें आप। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन स्कीम लागू थी, जिसको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम कहा। इसके बाद में सन 2004 में 2004 में इसको हटाकर एनपीएस को लागू किया गया। ठीक है, इसको लेकर वर्तमान में विरोध हो रहा है। इसको लेकर वर्तमान में विरोध हो रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि वापस से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और जब मोदी गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे देश में जो पेंशन स्कीम है एनपीएस है उसको लेकर विरोध हो रहा है, वापस से ओपीएस को लेकर डिमांड हो रही है, तो उन्होंने एनपीएस प्लस ओपीएस के प्रावधानों को मिलाकर और उसमें कुछ बदलाव कर वापस से यूपीएस को लागू करने का निर्णय किया है। ठीक, तो यूपीएस जो है इसको लागू करने वाले हैं। यूपीएस 2025 से ये लागू होने वाला है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। क्लियर है। अब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसका भी कुछ विरोध हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएस में क्या क्या प्रावधान है, इसमें किस प्रकार से पेंशन का प्रावधान किया गया है, उसके बाद समझेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। बात क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जानते हैं कि यूपीएस बेसिकली है क्या। शनिवार को कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिल चुकी है, यानी शनिवार को इसे एक्सेप्ट किया गया है देश में लॉन्च करने के लिए। इसके बाद देखें, अब रिटायर्ड कर्मचारी को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी 12 महीने की एवरेज सैलरी है उसका 50% आपको इसमें मिलने वाला है पेंशन के रूप में। पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी आपको करनी पड़ेगी। दो प्रावधान हो गए, 25 साल कम से कम आपको जॉब करनी पड़ेगी, तभी आपको ये जो आपको पेंशन मिलने वाली है वो मिलेगी। और 25 साल के बाद में जो आपकी 12 महीने की एवरेज सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है। ये इसमें प्रावधान किया गया है। ये आपको क्लियर है। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि पेंशन किसको मिलने वाली है, किसको पेंशन मिलने वाली है। देखें, 1 अप्रैल 2004 के बाद में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको इस पेंशन का लाभ मिलेगा और उनकी संख्या 23 लाख के आसपास है। यानी हमारे देश में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख कर्मचारी हैं। अब देखिए, यूपीएस एनपीएस चुनने का विकल्प होगा। ये जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, उस पर डिपेंड होगा कि उसे किस आधार पर पेंशन चाहिए। यूपीएस लागू होने के बाद में अगर वो चाहता है कि उसको एनपीएस के माध्यम से पेंशन मिले तो इसका विकल्प ओपन है। क्लियर है बात। चलिए, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में पेंशन किस प्रकार मिलने वाली है वो समझें। पेंशन लेने के लिए आपको कम से कम यानी पूर्ण पेंशन, पूरी पेंशन लेने के लिए आपको कम से कम 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। ये अनिवार्य कंपलसरी है। पेंशन कितनी मिलेगी आपको? 25 साल की नौकरी में जो आपके लास्ट के 12 महीने हैं उसकी जो एवरेज सैलरी आपकी होने वाली है उसका 50% आपको मिलने वाला है पेंशन के रूप में। सपोज करिए आपकी लास्ट सैलरी है 50,000, तो 50,000 का 50% है 25,000 आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है जीवन भर। उसमें हालांकि समय समय पर उसमें प्लस भी होने वाला है। चलिए, राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं। तो ये राज्यों पर अभी इसे कंपलसरी नहीं किया गया है, राज्य के ऊपर है। राज्य चाहे तो उसको लागू करें या ना करें, ये राज्य के ऊपर है। ठीक, चलिए सेंट्रल की बात करें। अभी बात करें हमारे देश में कितने कर्मचारी हैं। अगर आप सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल के हैं 23 लाख और पूरे देश में सेंट्रल प्लस स्टेट को मिला दिया जाए तो संख्या होती है 90 लाख। तो पूरे देश में अगर इससे लागू किया जाता है तो 90 लाख एम्प्लॉयज को इसका लाभ मिलने वाला है। ये आपको क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं आगे। अब क्वेश्चन है कि कब इसे लागू किया जाएगा। देखें, 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाएगा।
अब कितना भार इसका पड़ने वाला है सरकार पर, तो भैया इसमें 6250 करोड़ यानी कि 6250 करोड़ का खर्च इसमें आने वाला है पर ईयर। क्या आपको क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कीम के बारे में, जानते हैं इस स्कीम में क्या क्या प्रावधान है ना। देखें, नई स्कीम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नई स्कीम के 5 पिलर हैं, 5 इसके स्तंभ हैं। कर्मचारियों पर कोई आर्थिक भार नहीं होगा। एनपीएस में कर्मचारियों पर आर्थिक भार था, यूपीएस में ऐसा नहीं है, इसमें काफी बदलाव कर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला इसका प्रावधान है अश्योर्ड पेंशन। इसमें आपको अश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था है, यानी 25 साल की न्यूनतम नौकरी पूरी होने पर रिटायरमेंट से पहले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन के 50% के बराबर आपको इसमें पेंशन मिलने वाली है ना। आपकी जो लास्ट 12 महीने की सैलरी है उसका 50% आपको मिलना तय है। इसको बोलते हैं अश्योर्ड पेंशन। ठीक, तो पहला आपका है अश्योर्ड पेंशन। इसके बाद में अगला आपका है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। क्या मतलब हुआ इसका? कर्मचारी के निधन पर मृत्यु से ठीक पहले मिल रही पेंशन की 60% राशि आपको मिलने वाली है। यह आपको क्लियर है? अगर आप पेंशन पा रहे हो, ठीक, तो उसके पहले, और अगर आप पेंशन पा रहे हो और अगर आपकी उस समय मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के समय जो आपको पेंशन मिल रही होगी उसका 60% आपकी फैमिली पेंशन के रूप में आपको आपके परिवार को मिलने वाला है। जो आपकी वाइफ है या आपकी जो पति उनको मिलने वाला है। ये आपको क्लियर है क्या? उसको बोलते हैं अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसके बाद थर्ड है आपका मिनिमम पेंशन। देखो, मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी आपको? इसका प्रावधान है कि न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद हर महीने आपको 10,000 रुपए पेंशन मिलने वाली है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि 25 साल की जो आपको नौकरी अनिवार्य है, लेकिन अगर 25 साल की नौकरी आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10 साल की नौकरी अनिवार्य है। उसी के आधार पर आपको 10,000 रुपए महीने पेंशन मिलने वाला है। ये आपको क्लियर है? तो जो आपको मिनिमम पेंशन है वो है 10,000 और आपको जो मिनिमम टेन्योर है वो आपका है 10 ईयर। 10 साल की नौकरी आपको कम से कम करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए चौथा आपका है महंगाई राहत। पेंशन पर महंगाई के इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलेगा। नौकरी कर रहे कर्मचारियों के मामले में डियरनेस अलाउंस ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स पर आधारित होगा। यानी आपको जो पेंशन मिलेगी उस पर समय समय पर महंगाई भत्ता के आधार पर उसमें प्लस होता रहेगा, आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। ये आपको क्लियर है? इसके बाद देखें, एक मुश्त लाभ। ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि मिलेगी जो मिलती है। नौकरी में हर 6 महीने पर पूरे होने पर वेतन और डीए का 1/10 हिस्सा इसके तहत मिलेगा, सरकार इसमें करेगी। इसके लिए कर्मचारी पर कोई आर्थिक भार नहीं होगा। आपको क्लियर है बात? इस प्रकार से सरकार आपकी हेल्प करने वाली, हर 6 महीने में आपको इसमें प्लस होने वाला है। ठीक, इस प्रकार से 5 इसके पिलर हैं: अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, महंगाई राहत और एक मुश्त लाभ। ये आपको क्लियर है? इस प्रकार से 5 इसके पिलर हैं। अब देखिए, एनपीएस जो है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अश्योर्ड पेंशन ना होने के कारण बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो ओपीएस की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनपीएस में अश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। ये क्लियर है? तो यूपीएस में व्यवस्था है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई गैर भाजपा शासित राज्यों में, यानी जिन राज्यों में भाजपा नहीं है, जैसे हमने एग्जांपल दिया झारखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, तो इस राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। इसलिए पूरे देश में इसको लेकर विरोध हो रहा है कि भाई राज्यों में अगर इसे लागू किया गया है तो पूरे देश में क्यों नहीं। इसके बाद में इसके चलते अन्य राज्यों और केंद्र पर इसका दबाव था। अब मध्य प्रदेश में भी यूपीएस लागू होने वाला है, ऐसा अनुमान है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो ओपीएस है आपका और आपका जो एनपीएस है, इसमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। देखिए, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो ओपीएस की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। इसमें सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में जीवन पर्यंत, जीवन भर अंतिम वेतन की 50% राशि मासिक पेंशन मिलती है। जो आपकी लास्ट सैलरी है ना, जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता है। ये आपका है ओपीएस। ये आपको क्लियर है? साल में 2 बार महंगाई राहत मिलती है, साल में 2 बार आपकी पेंशन बढ़ती है। न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी पूरी पेंशन के पात्र होते हैं। देखिए, यूपीएस में क्या है? यूपीएस में 2 व्यवस्था है। यूपीएस में अगर आपने 25 साल पूरे किए हैं तो ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी।
अगर आपने 25 साल पूरे किए हैं तभी आपको पेंशन मिलेगी पूरी, या अगर आपने 10 साल पूरे किए हैं तो आपको 10,000 आपको पेंशन मिलेगी। ये इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन जो ओपीएस था उसमें यह था अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं तो आपको पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये यूपीएस और ओपीएस में अंतर है। बात क्लियर है। इसके बाद देखें के बाद कर्मचारियों को यह पूरी पेंशन राज्य और केंद्र सरकार अपने कोष से देती थी, यानी राज्य केंद्र का इसमें रेशो था। इसके बाद देखें आप, अब बात करते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस जो है 2004 में सरकार एनपीएस लाई। ये अंशदायी स्कीम है, यानी इसमें सरकार और जो आपके एम्प्लॉय दोनों का इसमें रेशो मिलता था, दोनों का इसमें अंश होता था। इसमें 60 साल की उम्र तक निश्चित राशि देने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है आपको। एनपीएस से जुड़े सरकारी कर्मचारी हर माह वेतन से, इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका हर साल 14% डीए और जो आपका वेतन आपका सैलरी है उसका 40% और जो आपका डीए है डीएनएस अलाउंस उससे भी कुछ कटता था। उसके बाद में सरकार 10% अपनी तरफ से इसमें राशि मिलाती थी। इसके बाद में ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है, यानी जो पैसा मार्केट में लगाते हैं। इसके बाद में राशि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए द्वारा मंजूर फंड बाजार में लगाते हैं। इसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में मात्र 60% हिस्सा आप इसमें निकाल पाते हैं, यानी अगर आपको 100 रुपए होते हैं तो मात्र 60 रुपए ही आप इससे निकाल पाएंगे, बाकी पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। यानी जो पैसा आपका कटता है उसको मार्केट में लगाते हैं तो उससे जो इनकम होती है उसके आधार पर आपकी पेंशन बनती है। ये आपके एनपीएस है, ये आपको क्लियर है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस है कि एनपीएस ओपीएस में यह आपका काफी लाभ था, एनपीएस में काफी घाटा था। तो एनपीएस और ओपीएस को मिलाकर यूपीएस को लॉन्च किया गया, जिसमें भी काफी प्रावधान किए गए। अब देखिए हमने तीनों स्कीम पढ़ ली है। हमने समझा कि किस प्रकार से यूपीएस में प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से ओपीएस में प्रावधान थे पहले और किस प्रकार से एनपीएस में कमियां थी। अब ये निर्णय आप करिए कि कौन सी स्कीम बेटर है, किस स्कीम को लागू होना चाहिए। बात क्लियर है। चलिए, तो आज हमने काफी पढ़ लिया है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।